हेलो गाइज, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, ये जो लेक्चर है आपका डीडीए एमटीएस एग्जाम 2025 का 16 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस है मेरे भाई। दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी 2025 का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो कौन कौन से एग्ज़ाम सेंटर पे पूछे गए हैं, फर्स्ट शिफ्ट के हैं एग्ज़ाम, तो आप देख लीजिए। उसका एनालिसिस प्योर है और जितने भी प्रश्न वहाँ आए हैं वो सब का कलेक्शन जितना आप पहुँचा मेरे पास उसका मैं आपको दे रहा हूँ मेरे भाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन था टिहरी बांध। टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। टिहरी बांध मुख्य रूप से भागीरथी नदी पर बना है और यह गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। यह भागीरथी और भिलंगाना नदियों के संगम पर स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा बांध भी है, जिसे स्वामी राम तीर्थ सागर बांध के नाम से भी जाना जाता है, टिहरी बांध। चलिए, अगला प्रश्न जो पूछा था, इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत की प्रमुख शैली का हिस्सा नहीं है? नहीं है बोला था। तो कर्नाटक संगीत शैली का मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से जुड़ी है। यह भारतीय शास्त्रीय संगीत की दो प्रमुख शैलियाँ, दूसरी हिंदुस्तानी संगीत में से एक है और इसका विकास दक्षिण भारत में इन्हीं राज्यों में हुआ है जहां द्रविड़ संस्कृति का प्रभाव है। तो आपका कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, तो इसका ये सब में तो हुआ था। यहाँ कह रहा हिस्सा नहीं है, तो आपका उड़ीसा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी मेरे भाई। चलिए, अगला प्रश्न पूछा था, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल राजा ने करवाया था? तो चोल राजा राजा चोल प्रथम ने 11वीं शताब्दी लगभग 1010 ईस्वी में तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था, जो भगवान शिव को समर्पित है और यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक शानदार एग्जाम्पल भी है। चलिए, अगला प्रश्न आपका था, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है और इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है ना? तो आर्टिकल 17 छुआछूत का खतरा, ऐसे याद रखना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 छुआछूत अस्पृश्यता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी, को समाप्त करता है और इसके किसी भी रूप का पालन करने को कानून के तहत एक दंडनीय अपराध घोषित करता है, जो नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। और इसे लागू करने के लिए 1955 का अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जैसे कानून बनाए गए हैं, जो इसे गैर कानूनी भी बनाते हैं। अगला प्रश्न था, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी बोलने का अधिकार की गारंटी देता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(1)(a) सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। लेकिन और भी इससे जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए, जिसमें अपने विचारों और मतों को किसी भी माध्यम से व्यक्त करने का अधिकार शामिल है, हालांकि यह कुछ उचित प्रबंधों के अधीन है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में मूल रूप से 7 मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है। देखिए कौन कौन से। अनुच्छेद 19 में बोलने की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों का संरक्षण। 19(1) कहता है सभी नागरिकों को अधिकार होगा। 19(1)(a) कहता है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए। 19(1)(b) कहता है शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना। 19(1)(c) कहता है संघ बनाना या यूनियन बनाना। 19(1) का डी कहता है भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना। 19(1) का ई कहता है भारत के क्षेत्र में किसी भी हिस्से में निवास करना। 19(1) का एफ कहता है 19(1) का एफ संपत्ति का अधिकार, विलोपित संपत्ति का अधिकार। चलिए, अनुच्छेद 19(1) जी कहता है कोई भी पेशा अपनाना या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करना। ये वो 7 अधिकार जो शुरुआत के आर्टिकल 19 के तहत दिए गए थे। लेकिन मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है मेरे भाई, बहुत बार आया है एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में बहुत बार आया, सीपीओ में
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 तक। जीडी उडी का तो समझिए एकदम ही क्वेश्चन आना ही आना है। और लास्ट जो था संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। तो इस तरह से देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के इतिहास में किस राजवंश ने समुद्र पर प्रभावी ढंग से राज किया और अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए जाना जाता है? तो भारत के इतिहास में चोल राजवंश ने अपनी शक्तिशाली नौसेना के बल पर समुद्र विशेषकर हिंद महासागर पर प्रभावी ढंग से राज किया और दक्षिण पूर्व एशिया में अपना दबदबा बनाया, जो अपनी उन्नत जहाज निर्माण और समुद्री युद्ध कौशल के लिए भी जाना जाता है। उसमें राजेंद्र राजा, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल ये लोग शासक भी हैं। चलिए इनमें से कौन सा या कौन से पूंजीगत व्यय कैपिटल एक्सपेंडिचर के उदाहरण है? तो आपका लोन पेमेंट एंड सब्सिडी जिसको बोला है, ऋण चुकौती, लोन रीपेमेंट, यह एक पूंजीगत व्यय है क्योंकि यह सरकार की देनदारियों लायबिलिटीज को कम करता है। पूंजीगत व्यय वह व्यय है जिससे परिसंपत्तियां यानी एसेट्स बनती है या देनदारियां कम होती है। सब्सिडीज जो है यह एक राजस्व व्यय है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि यह आवर्ती रेकरिंग भुगतान है और इससे कोई परिसंपत्ति नहीं बनती, न ही कोई देनदारी कम होती है। यह दिन प्रतिदिन सरकारी कार्यों को बनाए रखने के लिए किया जाता है। तो आपका ऑप्शन किस तरह से था, इसको हिसाब से आपको वहाँ टिक करना था मेरे भाई। कर आय कर, इनकम टैक्स कैसा कर है? तो इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, प्रत्यक्ष कर है। यह सीधे व्यक्ति या संगठन की आय पर लगता है। इसका भुगतान उसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिस पर लगाया गया हो। अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन जो है कैसी अभिक्रिया है? तो लोहे पर जंग लगना एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, जो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है जिसमें लोहा यानी Fe, ऑक्सीजन O2 और पानी H2O के साथ अभिक्रिया करके जल योजित आयरन ऑक्साइड में बनाता है। चलिए अगला प्रश्न है, गर्म करने पर कण तेजी से गति क्यों करते हैं? तो गर्म करने पर कण तेजी से गति करते हैं क्योंकि उन्हें उष्मा ऊर्जा मिलती है, जिससे उनकी गतिज ऊर्जा जो काइनेटिक ऊर्जा है बढ़ जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा, काइनेटिक ऊर्जा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। और बाकी आप आगे भी वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के बॉम्बे में हुई थी। पहला सत्र 1885 में बॉम्बे में आयोजित किया गया था और आपका बम्बई के तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी। 28 दिसंबर 1885 शायद वो टाइम था। पहले अध्यक्ष जो थे WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के टाइम थे अध्यक्ष। दूसरे सत्र के 1886 में कलकत्ता में आयोजित किया गया था, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा सत्र 1887 में मद्रास में आयोजित किया गया था, अध्यक्ष सैयद बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। और चौथा सत्र 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया था, उसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न है, 2024 से पहले भारत सरकार द्वारा कितनी भाषाओं को आधिकारिक तौर पर शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था? तो 2024 के पहले 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। इन भाषाओं का नाम और उन्हें दर्जा मिलने का वर्ष इस प्रकार है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली केंद्रीय कैबिनेट ने मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली को भी शास्त्रीय भाषा यानी क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर एक बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। 2004 में मिला था तमिल भाषा को, 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ भाषा को, 2008 में तेलुगु को भी मिला था, मलयालम को 2013 में, ओडिसी को 2014 में मिला था और बाकी ये सबको मिला है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? जीपीयू, तो जीपीयू का मतलब है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के संदर्भ में जीपीयू का पूर्ण रूप ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है और यह एक विशेष प्रोसेसर होता है जो बहुत तेजी से प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें गेमिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई जैसे कामों में बेहतर परफॉर्मेंस मिलती है। तो कंप्यूटर से भी आपका क्वेश्चन आया था। चलिए फिर कह रहा है, विथ रिगार्ड टू मेमोरी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वर्ड सीडी? सीडी का, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं, अ मोल्डेड प्लास्टिक डिस्क कंटेनिंग डिजिटल डेटा दैट इज स्कैन्ड बाय ए लेजर बीम
for a reproduction of recorded sound and other information. Since its commercial introduction in 1982, the audio CD has almost completely replaced the phonograph disc or record since its commercial introduction in 1982. तो आप देख लीजिएगा क्या पूछा था, इसकी साइज पूछा था कि अबाउट 700 MB CD स्टोरेज कैपेसिटी, ये सब पूछा था, या फिर आपका फुल फॉर्म पूछा था, तो कॉम्पैक्ट डिस्क। चलिए अगला क्वेश्चन है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू कौन सा इसमें से है? विच व्यू, जिसको स्लाइड सॉर्टर हम लोग कह सकते हैं। तो स्लाइड सॉर्टर व्यू वह व्यू है जिसका उपयोग स्लाइड्स को पुनर्व्यवस्थित रीअरेंज करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह सभी स्लाइड्स को थंबनेल के रूप में दिखता है, जिससे आप उन्हें ड्रैग एंड ड्रॉप करके आसानी से क्रम बदल सकते हैं, हटा सकते हैं या कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न रीजनिंग का पूछा था कि सीक्वेंस को पूरा करें, अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान था, 0 में अगर +1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर 1 में 1 +1 करेंगे तो ये वाला 2 आ जाएगा, 2 में +1 करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 2 प्लस करेंगे 5 इसका राइट आंसर था। तो इतना ही क्वेश्चन मुझे मिला था मेरे भाई। तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और भी सेक्शन का चाहिए, और भी शिफ्ट का चाहिए आपको, तो आप कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं मेरे भाई, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।